जय हिंद साथियों। कल हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ लिया था और यूनाइटेड नेशंस में हमने उसके कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें, कल हमने इसके देख लिए थे 6 ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स कितने हैं? 6। या अंग की बात करें तो 6 अंग थे इसके। सबसे पहला इसका अंग क्या था? सबसे पहला अंग इसका था यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देन हमने बात की थी यूएन सेक की, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। फिर उसके बाद हमने बात की थी इसकी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर पांचवी इसकी क्या चीज है? क्या थी इसकी? ट्रस्टी काउंसिल। ठीक है, एक था ट्रस्टी काउंसिल, न्यास परिषद या ट्रस्टी काउंसिल। एंड लास्ट वन इज इसका था सेक्रेटरीट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट। ये हो गए आपके 6 ऑर्गन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन है उसमें पहला था आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टी काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। इसके अलावा हमने इसके देखे थे और क्या क्या चीज थी ऑर्गन के अलावा। कितनी एजेंसी थी? 3 या 4? कौन कौन सी एजेंसी है इसकी? क्या? देखो, सबसे पहले था आईएलओ, फिर उसके बाद एफएओ, और उसके बाद तीसरा क्या था? यूनेस्को। ठीक है, आईएलओ, एफएओ और यूनेस्को। 4 लिखे थे हमने। कौन सा था फोर्थ? डब्ल्यूएचओ। उसके बाद इसके 3 संस्थाएं और कौन सी थी? इसमें एजेंसी के बाद हमने लिखा था प्रोग्राम्स। तो 2 प्रोग्राम है इसके। ठीक है, 2 प्रोग्राम थे। एक था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड था हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। फिर हम बात करते हैं, एजेंसी हो गई, प्रोग्राम हो गया, फिर फंड। तो इसके कोष थे, पहला था आपका आईएमएफ, फिर उसके बाद था यूनिसेफ, और तीसरा क्या? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये हो गए आपके। कल जो हमने कहानी देखी थी, तो कल जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई बैकग्राउंड क्या है यूनाइटेड नेशंस के बनने का। तो उसके पीछे कुछ सम्मेलन हुए थे, उनके बारे में हमने कहानी देख ली थी कि कौन कौन से सम्मेलन थे। याल्टा सम्मेलन देखा था उसी दृष्टिकोण में। फिर आगे आ जाते हैं इसी के लिए। अब आगे चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशन वगैरह देख लिया था। तो यूएनएससी को हमने कल पढ़ लिया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लिया था कि भाई इसमें 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं और अस्थायी सदस्य हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सीधे यूएन जनरल असेंबली पे। अगला है हमारा यूएन जनरल असेंबली। हिंदी में हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जब हम बात करते हैं, ये एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। यह एक लोकतांत्रिक संस्था है, यह एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें जिसमें सभी राज्यों की सभी राज्यों को समान स्वतंत्रता है। जिसमें सभी राज्यों को समान स्वतंत्रता है। इट इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इट इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन in which all states समान प्रतिनिधित्व लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, स्वतंत्रता भी बात वही है, समान प्रतिनिधित्व है। in which all states have equal representation, प्रतिनिधित्व। ठीक है, all states have equal representation।
अब इसमें कई सारी क्या होती हैं, कमिटीज होती हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं, जैसे पॉलिटिकल कमेटी, सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कमेटी, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, उसके अलावा निशस्त्रीकरण यानी कि जो आपका आर्म्स डिसआर्मामेंट वाली जो कमेटी है, तो ये अलग अलग कमिटीज होती हैं। बेसिकली अगर हम इसके फंक्शंस देखें, फंक्शंस क्या हैं, तो फंक्शंस हैं इसके, सबसे पहला इसके फंक्शंस दिए कितने से कितने गए हैं, फंक्शंस या कार्य की बात करें, इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य दिए गए हैं आर्टिकल 10 से लेके 17 तक, जो यूएन का चार्टर है उसके आर्टिकल 10 से लेके 17 तक इसकी शक्तियां हैं। फंक्शंस में सबसे पहले जो है पावर है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या दिया गया है, पावर्स, ठीक है। आर्टिकल 10 टू 17 जो है आपका यूएन चार्टर का, उसमें इनकी शक्तियां दी गई है। उसके अलावा इसमें कहा गया है महासभा केवल क्या कर सकती है, पावर यानी शक्तियां, परामर्शदात्री सुझाव, परामर्शदात्री सुझाव देती है, इंग्लिश में हो जाएगा एडवाइजरी, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं परामर्शदात्री सुझाव को। कंसल कंसल्टेटिव प्रपोजल्स, ठीक है, कंसल्टेटिव प्रपोजल्स, केवल ये क्या करती है, राज्यों को कहती है कि आप इसमें शांति बनाए रखने के लिए ये कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो, मतलब एक प्रकार से सलाह देती है, और कुछ इसका काम नहीं है। फिर उसके अलावा और क्या करती है ये, राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं करती है, राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं, राज्यों के लिए विधि का निर्माण नहीं, मतलब ये जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए लॉ नहीं बनाती है, क्योंकि हर देश अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये हो जाएगा आपका does not make laws for the states of world, does not make, does not makes law for the states of the world, for the states of the world। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, तो ये जो बजट होता है इसका, ये पारित करते हैं, बजट पारित करना, इंग्लिश में हो जाएगा पासिंग द बजट ऑफ यूएन, पासिंग द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और आईसीजे का, आईसीजे के न्यायाधीशों का निर्वाचन, आईसीजे के न्यायाधीशों का निर्वाचन, और ये होता कैसे निर्वाचन, सामान्य बहुमत से, इलेक्शन ऑफ जस्टिस ऑफ आईसीजे, इलेक्शन ऑफ जस्टिस ऑफ आईसीजे बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी। फिर उसके बाद भारत से पहली बार कौन गया था, 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, नाइनटीन फिफ्टी थ्री में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित भारत की विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की विजय लक्ष्मी पंडित
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षा थी। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा इंडियाज विजय लक्ष्मी पंडित was the first woman president of the United Nations General Assembly. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। ठीक है, फिर उसके बाद 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर एक कन्वेंशन को माना था इन्होंने। 2006 में क्या हुआ? यूएन ने विकलांग व्यक्तियों के 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली adopted the convention on the rights adopted the convention on the rights of persons with disabilities in 2006। ठीक है, ये हो गई इसकी जनरल असेंबली। अब इसके बाद हम बात करते हैं फटाफट सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक काउंसिल की। आगे चलें। यूएनसेक, यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक व आर्थिक परिषद। सामाजिक व आर्थिक परिषद की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, इसमें 54 सदस्य होते हैं। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 18 सदस्य प्रत्येक 18 सदस्य प्रति 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रति 3 वर्षों के लिए हेतु निर्वाचित होते हैं। जैसे राज्यसभा का होता है ना, वैसे ही है। इंग्लिश में हो जाएगा निर्वाचित होते हैं। 18 members are elected for every 3 year। 18 members are elected for every 3 year। मतलब मान लो आज 2024 है तो इसमें 18 लोगों का चुनाव होगा। अब वो 21 में रिटायर होंगे, मतलब 27 में रिटायर होंगे। फिर अगले 25 में जिनका होगा वो 28 में होंगे, और 26 में जिनका होगा वो 29 में। मतलब हर साल 18 लोग रिटायर होते हैं और 18 लोग नए जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है आपका, इसका मूल कार्य क्या है? इसका मूल कार्य विश्व का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इसका मूल कार्य, मेन फंक्शन क्या है? विश्व का सामाजिक व आर्थिक विकास करना। विश्व का सामाजिक व आर्थिक विकास करना। इंग्लिश में हो जाएगा सोशल एंड, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट्स बेसिक फंक्शन इज टू ब्रिंग about social and economic development of the world। Its basic function is to bring
is to bring about social and economic development of the world. संयुक्त राष्ट्र की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की समस्त संयुक्त राष्ट्र की समस्त वैश्विक एजेंसियां जैसे all specific agencies of UN, like all specific agencies of UN like ILO, FAO, UNESCO, WHO, ILO, FAO, UNESCO and WHO, all सभी यूएन सेक के निर्देशन में ही कार्य करती हैं। सभी यूएन सेक के निर्देशन में ही कार्य करती है। निर्देशन में ही कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। वर्तमान में ये क्या कर रहा है? तो यूएनसेक वर्तमान में जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यूएनसेक वर्तमान में एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इंग्लिश में हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल is currently making efforts to achieve the sustainable development goals. Is currently making efforts to achieve the sustainable development goals. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं तो देखते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एमडीजी जब हम एसडीजी की बात करें तो एसडीजी से पहले हमें पढ़ना है एमडीजी। व्हाट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? पहले हमने रखे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? तो बेसिकली ये था कि MDG goals were majorly based on basic needs, reducing poverty, empowering health, and SDG are based on broader spectrum. तो बेसिकली ये MDG गोल क्या थे और कब चालू हुए, है ना? पहले अपन MDG के बारे में लिखेंगे, फिर उसी के आगे SDG आ जाएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? ये टोटल 8 गोल्स थे। ये कितने गोल्स थे? 8 गोल्स। ठीक है, और ये बेसिकली कब आए थे और इनका लक्ष्य क्या था? इन गोल्स को हम देखेंगे। ये आए थे 2000 सन 2000 में लाए गए थे। यूनाइटेड नेशन मिलेनियम गोल्स डिक्लेयर किए गए थे। क्या क्या कर सकते हैं इसमें? डिक्लेयर्ड इन 2000। सन 2000 में जो है इन्हें घोषित किया गया था। अब उसके बाद अगर हम देखें कि एमडीजी है क्या, तो इनको आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो और इन्हें नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो एमडीजी गोल्स। ठीक है, एमडीजी गोल्स की अगर हम बात करें तो ये रहे आपके 8 एमडीजी गोल्स। तो इनको लिख लो आप एक एक करके। कहां से है? सबसे पहला है आपका एमडीजी गोल
फर्स्ट है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, कहीं लिखा है? इरेडिकेट नहीं लिखा है इसमें, ये वाला है, बढ़िया है ये, है ना? इरेडिकेट दिख रहा है क्या कि धुंधला दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये लिख लो आप, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सबसे पहले क्या मिटाना है आपको? भूख, हाँ लिखना है। तो क्या हो गया, हिंदी में निकाल लो, एमडीजी इन हिंदी कर लो, ठीक है? भुखमरी और गरीबी को दूर करना, भुखमरी और गरीबी को दूर करना। दूसरा हो जाएगा जब गरीबी, देखो भुखमरी दूर हुई, भुखमरी कब दूर होगी? जब गरीबी दूर होगी। तो गरीबी और भुखमरी दूर हुई तो हमने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात की कि भाई हमें क्या करना है? वैश्विक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, वैश्विक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, वैश्विक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। लेकिन ये एमडीजी गोल्स हमारे उतने काम के नहीं है, हमारे काम का एसडीजी गोल्स है, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे जब भी आगे उसमें चलेंगे। तीसरा है प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, जब पढ़ लिख लेंगे जब भी क्या करेंगे? जेंडर इक्वेलिटी की बात करेंगे। तो प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन, लिंग समानता को बढ़ावा देना, लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त करना। फिर हो जाएगा अगला पॉइंट हमारा, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। फिर अगला हो जाएगा इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य में वृद्धि करना या सुधार करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना। फिर हो जाएगा अगला कॉम्बेट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। तो एचआईवी एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों को की रोकथाम, एचआईवी एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम, और अन्य बीमारियों की रोकथाम, एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेस कॉम्बेट, ठीक है? फिर अगला है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय सततता को बनाए रखना या सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित करना। लास्ट है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना, 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 ठीक है? विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। तो ये 8 एमडीजी गोल्स हैं, ठीक है? एमडीजी यानी होता है मिलेनियम, जो सहस्त्राब्दियों में हमें प्राप्त करना था। तो पहला था कि भाई गरीबी भुखमरी को दूर करो, तो जब गरीबी भुखमरी दूर होगी जब भी प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे, प्राथमिक शिक्षा आएगी तो लोग जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करेंगे। जब महिलाओं को बढ़ावा देंगे तो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को कम करने की बात करेंगे। चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कब कम होगा? जब महिलाओं को मैटरनल हेल्थ बढ़िया मिलेगी, और जब मैटरनल हेल्थ बढ़िया कैसे मिलेगी? तो एचआईवी एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम लगाएंगे जब भी बढ़िया स्वास्थ्य होगा। जब बढ़िया स्वास्थ्य होगा तो पर्यावरण भी बढ़िया करने की बात करेंगे कि भाई अगर आपको बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए तो पर्यावरण बेहतर चाहिए, पर्यावरण बेहतर चाहिए तो हम क्या करेंगे? वैश्विक साझेदारी करेंगे विकास के लिए। तो ये हो गए आपके 8 एमडीजी गोल्स, ठीक है? अब इसी के बाद क्या हुआ कि एसडीजी गोल्स की बात आई, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने? तो ये 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 गोल्स हैं। और ये जो है कब घोषित किए गए? एसडीजी की अगर हम बात करें, ये सन 2015 में यूएन ने घोषित किए और कहा कि हम क्या करेंगे, 2030 तक इसको पाने का लक्ष्य है। डिक्लेयर्ड इन 2015, डिक्लेयर्ड इन 2015, ठीक है। 2015 तक जो है इन्हें क्या किया गया, 2015 में लागू किया गया और 2030 तक ये एसडीजी गोल्स हमें चलना है। कब तक है? 2015 से 2030 तक, यानी अगले 15 सालों के लिए। अब इस 15 सालों में हमें क्या करना है? 17 लक्ष्य है हमारे और 169 स्पेशल लक्ष्य है, विशेष लक्ष्य। 17 गोल्स हैं और विशिष्ट लक्ष्य या स्पेशल टारगेट्स या लक्ष्य क्या है? विशिष्ट लक्ष्य, स्पेशल गोल्स 169। तो 17 इंटू 17 कर दो, 169 हो गया, ठीक है। एमपीपीएससी के सिलेबस में भी दिया हुआ है यही आपका। जारी किसने किया? यूएन ने 2015 में, ठीक है। क्या? एसोसिएटेड टारगेट भी लिख सकते हो इसे। देखो जो 2015 वाला 2000 से 2015 के बीच में था एमडीजी गोल्स, उसमें 8 टारगेट थे और 18 एसोसिएट टारगेट थे। इसमें 8 गोल्स थे और 18 एसोसिएटेड गोल्स थे, एसोसिएटेड गोल्स, ठीक है। और इसमें एसोसिएटेड गोल्स कितने हैं? 169, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। नहीं, हाँ 17 के अलावा 169 है। अब इन पूरी कहानी के पीछे क्या ये सब चल रहा है, तो देखिए पूरा बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ यानी अर्थ समिट हुई 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसके ठीक 20 साल बाद रियो डी जेनेरियो में दोबारा सम्मेलन हुआ, जैसे जिसका नाम Rio+20 रखा गया। और ये कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखा जाएगा और उसके बाद क्या करना है, तो 2015 में पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करके रखना है। और ये भी बताया कि आगे क्या चीजें होंगी। तो इसीलिए 2015 में हमने क्या किया, 17 एसडीजी गोल्स को अपना लिया और 1 जनवरी 2016 से हमने इसको प्रारंभ कर दिया, जिसको पाने का लक्ष्य सन 2030 है। इसमें एसोसिएटेड टारगेट 169 है और एक कमीशन था जो 1987 में आया था। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा किसने दी, सतत विकास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले किसने दी? डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम ब्रेटलैंड कमीशन, ब्रेटलैंड आयोग ने दी। ब्रेटलैंड कमीशन या ब्रेटलैंड आयोग जो कब का था, ये बना था 1987 में। ब्रुकलैंड कमीशन बना था आपका 1987 में। और इसने क्या कहा, इसने कहा सबसे पहले धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी। उसके बाद 160 ये जो आपके 17 क्या तय किए गए, लक्ष्य तय किए गए। अब ये कौन कौन से लक्ष्य हैं जो 193 कंट्रीज को अचीव करना है, तो आज इसी को हमें देखना है, ठीक है। इतना हो गया। आज अगर आपने ये 2 टॉपिक भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। वापस आ जाते हैं हम एसडीजी पर, ठीक है। एसडीजी गोल्स हमारा आज का टारगेट है। ये रहे 17 एसडीजी गोल, ठीक। तो पहला एसडीजी गोल हमारा क्या है? फर्स्ट है आपका शून्य गरीबी यानी कि जीरो पॉवर्टी।
दूसरा है शून्य भुखमरी, यानी कि हो जाएगा जीरो हंगर। तीसरा हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, यानी हो जाएगा बेटर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। फिर लिखते जाओ, बताते जा रहा हूं। तो पहला क्या है, नो पावर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, नो पावर्टी, फिर है जीरो हंगर, ठीक है। ये तो लिखा है हिंदी में। जो लिखा है वही तो लिखना पड़ेगा, कि अपने मन से आसान लिख लोगे। क्यों, यहाँ दिक्कत है क्या लिखने में? ये भी याद हो जाएंगे। दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो लिख लो फिर। ठीक है, पहला है नो पावर्टी, यानी हो जाएगा आपका गरीबी नहीं, या कोई निर्धनता नहीं। ठीक है, लिख लो, वही वही है, उसमें कुछ अलग नहीं। ठीक है। दूसरा है आपका जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वेलिटी। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11वां है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है। फिर है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के बाद है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। फिर अगला है, ठीक है,
और 15 हो जाएगा लाइफ ऑन लैंड, 16 हो जाएगा पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17 हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो अब इसको याद करना है, कैसे याद होगा? इसको याद करने की कोशिश करें तो सबसे पहला क्या नहीं चाहिए, गरीबी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, गरीबी हटेगी कैसे? गरीबी हटेगी तो भुखमरी हट जाएगी। भाई गरीब आदमी के पास पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या खाएगा? खाना। तो गरीबी हटी, भुखमरी हटी। जब भुखमरी हटी तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा? बढ़िया होगा। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो फिर पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा, पढ़ाई अच्छी होगी तो जेंडर इक्वेलिटी की बात करेगा। ठीक है, जब पढ़ा लिखा रहेगा जब भी जेंडर इक्वेलिटी। फिर उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करेगा कि भाई अब हमें अच्छी एजुकेशन मिल गई, जेंडर इक्वेलिटी हो गई, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, साफ सफाई। फिर जब साफ सफाई की बात हो जाएगी तो क्या कहेगा? भाई लाइट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है। जब क्लीन एनर्जी भी मिल जाएगी तो कहेगा कि भाई डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मुझे एक बढ़िया काम चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अच्छा काम चाहिए, और जब अच्छा काम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। देन हम बात करें इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा? ग्रोथ कहां पर होगी? इंडस्ट्री में, इनोवेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जाएगा तो क्या करेगा? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी जो भी असमानता है उनको कम करने की कोशिश करेगा। जब कम करेगा तो सस्टेनेबल सिटीज बनाएगा और कम्युनिटी। जब असमानता कम हो जाएगी तो समानता होगी। समानता किसके लिए? सस्टेनेबल सिटीज बनेंगी, यानी लोग खरीद सके, फॉर कम्युनिटीज। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जब अच्छी बढ़िया कॉलोनी हो गई, कम्युनिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो अब रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना है और आपको क्या करना है? प्रोडक्शन, मतलब उतना ही बनाना है जितनी जरूरत है, ताकि एनवायरमेंट को भी क्या ना हो, लॉस ना हो। तो हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर जब ये सारी बात है उसके बाद हमें एनवायरमेंट की ओर देखना है, कहेंगे क्लाइमेट एक्शन लेना है। फिर उसके बाद आएगा लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे का जीवन कैसा है। फिर लाइफ ऑन लैंड भी देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई जब सब कुछ हो गया तो पीस, शांति की परवाह करेंगे कि यार शांति मिल रही है कि नहीं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति, न्याय और मजबूत अंतरराष्ट्रीय संगठन या मजबूत संगठन। लास्ट हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, हो गए याद? पहला क्या था? नो पॉवर्टी या गरीबी हटाओ। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा भुखमरी, जीरो हंगर। फिर तीसरा, जब देखो सबसे पहला क्या है? गरीबी हट गई, गरीबी हट गई तो स्वास्थ्य यानी जीरो हंगर हो गया, जीरो हंगर हट गया तो फिर गुड हेल्थ हो गया, गुड हेल्थ हो गया तो फिर फोर्थ हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन अच्छी मिल गई तो क्या करेगा? वो जेंडर इक्वेलिटी की बात करेगा, जेंडर इक्वेलिटी मिल गई तो सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर। जब क्लीन वाटर सैनिटेशन मिल जाएगा तो फिर कहेगा कि भाई एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी है ये? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करेगा। जब क्लीन एनर्जी मिल जाएगी तो फिर कहेगा क्या चाहिए उसको? अब काम चाहिए। काम कौन सा मिलेगा उसको? तो काम मिलेगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पर मिलेगी? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 9 में। तो 9 में क्या है भाई? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर जब सब कुछ मिल गया, इंडस्ट्री मिल गई, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब वो कहेगा कि अब क्या करना चाहिए? अब काम वाम सब मिल चुका है, लेकिन अब काम में क्या है? असमानता है, कोई छोटी पोस्ट पर है, कोई बड़ी पोस्ट पर, तो कहेगा कि पहले इनको बराबर लाएं, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज। जब इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी तो फिर कहेगा कि क्या करना है? तो 1 और 1 11, यानी सबको बराबर करने की कोशिश करना है। इनइक्वालिटीज बराबर हो गई, अब उसके बाद सस्टेनेबल कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज बनाएगा। फिर उसके बाद जब सोसाइटी बराबर हो गई 11 में, तो 12 में क्या करेगा ये? 12 में अब रिस्पॉन्सिबल, अपने जो एम्प्लॉयज हैं या सोसाइटी, उनको क्या कहेगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाओ सभी लोग। तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद 13 में क्या होगा? जब प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल हो गया देन आएगा ये और कहेगा कि भाई अब क्लाइमेट एक्शन ले लो आप। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन बढ़िया ले लिया। अब कहेगा कि एक काम करो, लाइफ बिलो वाटर देख लो।
ठीक है। लाइफ बिलो वाटर देख लिया, अब जब वाटर पर हो गया तो लाइफ ओवर लैंड देख लिया कि भाई जमीन पर क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जब जमीन पर भी देख लिया तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये बात हो गई। लास्ट हो गया हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। क्लियर है ना? अब याद हो जाएंगे। कौन सा था पहला हमारा? जीरो पॉवर्टी। दूसरा है आपका पहला, हाँ, जीरो पॉवर्टी के बाद जीरो हंगर, जीरो हंगर के बाद हो जाएगा आपका क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के बाद हो जाएगी जेंडर इक्वालिटी, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर हो जाएगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर हो जाएगा आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर नाइन्थ हो जाएगा आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, है ना? फिर उसके बाद होगा, जब रिड्यूस इनइक्वालिटीज कर देगा तो क्या कहेगा ये? सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल क्या? सोसाइटी एंड कम्युनिटी। फिर उसके बाद ये 12 पे आएगा और कहेगा कि भाई क्या करो? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करो। फिर उसके बाद 13 में कहेगा कि भाई क्लाइमेट एक्शन ले लो। 14 में कहेगा कि लाइफ बिलो अर्थ, लाइफ बिलो वाटर। फिर उसके बाद लाइफ ऑन लैंड। फिर उसके बाद कहेगा कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड 17 कहेगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो बताओ, सुनाओ फटाफट, कौन सुनाएगा? ठीक है, चलो फटाफट एक एक करके सुनाओ जल्दी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर जेंडर इक्वालिटी, और फिर उसके जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी, फोर्थ हो गया जेंडर इक्वालिटी। अपना देखना नहीं था। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ डायरेक्ट? 8 9, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आएगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके बाद अपना रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट चेंज, लाइफ ऑन लाइफ अंडर वाटर, बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और लास्ट पार्ट। ठीक है, चलो अनुराग सुनाओ। हम्म, 12 का है, 12 क्या है? ठीक है, फिर हम्म 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 क्या? हम्म, ठीक। ठीक, तो ये हो गया आपके 17 क्या? एसडीजी गोल्स। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है मानव अधिकार परिषद। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मानव अधिकार परिषद या ह्यूमन राइट्स काउंसिल। मानव अधिकार परिषद जो है ये कब बनी?
मानवाधिकार परिषद को ही हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना यूएन जनरल असेंबली द्वारा 2006 में की गई। इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2006 में बाय यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और उसके अलावा इसका मूल उद्देश्य दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करना है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करना, दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें 47 मेंबर्स होते हैं जो यूएन द्वारा निर्वाचित होते हैं। सदस्य संरचना या स्ट्रक्चर की बात करें तो संरचना या स्ट्रक्चर में 47 मेंबर्स होते हैं, 47 सदस्य, जिनमें से जिनका निर्वाचन या इलेक्शन किसके द्वारा होता है? इलेक्शन बाय यूएन जनरल असेंबली। और प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इनका चयन होता है, ठीक है, फॉर एवरी 3 ईयर। प्रत्येक 3 वर्ष हेतु फॉर एवरी 3 ईयर इनका जो है इलेक्शन होता है। और कोई भी सदस्य लगातार 2 बार से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है। जनरली नहीं होता है लेकिन कभी कभार हो जाता है। कोई भी सदस्य लगातार 2 बार से अधिक नहीं रह सकता। इंग्लिश में हो जाएगा, no member can be a member, no member can be a member for more than 2 consecutive terms, for more than 2 consecutive terms. No member can be a member of, no member can be a member of more than 2 consecutive terms. इसमें अफ्रीका से 13, एशिया से 13 सदस्य या मेंबर जो है कहां कहां से लेते हैं। सदस्यों की बात करें तो इसमें एशिया से 13, एशिया हो गया, फिर अफ्रीका से 13, पूर्वी यूरोप से 6, पश्चिमी यूरोप से 7, कितने हो गए? 6 7 13 दूनी 26, 13 3 39 और बचे 8 सदस्य। और बाकी के 8 लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों से। 8 सदस्य लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई देशों से, लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई देशों से, कैरेबियाई, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप से 13 पीपल होते हैं। और उसके अलावा बाकी आपके अफ्रीकन कंट्रीज से 13 है। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? मानव अधिकार परिषद या ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या हो गया? लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका होता है।
अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, सचिवालय पर। चलें आगे। सचिवालय यानी होता है आपका सेक्रेटरीट। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संरचना है, सचिवालय। यूएन सेक्रेटरीट, हाँ ऑर्गन में ही बात कर रहे हैं अपन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिक संरचना है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएन, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध है। इंग्लिश में हो जाएगा, इट्स मेन फंक्शन टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका हेड कौन होता है? तो यूएन का महासचिव हेड होता है, प्रमुख होता है यूएन जनरल सेक्रेटरी। एंटोनियो गुटेरेस, एंटियोकस नहीं, एंटियो गुटेरेस, एंटियो गुटेरेस। ठीक है, ठीक। अब आगे बात करते हैं सचिवालय में। इसकी नियुक्ति जो है वो निर्वाचन महासभा में होती है, वही जनरल असेंबली द्वारा। अपन को बस इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का है और दोबारा भी हो सकता है। इसका टेन्योर कितना होता है? हेड की अगर हम बात करें, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, टेन्योर 5 ईयर, और दोबारा नियुक्त हो सकता है, दोबारा नियुक्ति हेतु पात्र, दोबारा नियुक्ति हेतु पात्र, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो हम लिख लेंगे यूएन के अब तक के महासचिव, यूएन जनरल सेक्रेटरी टिल नाउ। ठीक है, फिर इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, पहले थे हमारे त्रिगवेली। त्रिगवेली जो है ये नॉर्वे के थे, पहले व्यक्ति हैं त्रिगवेली। 1946 से 52 तक रहे थे, ये फर्स्ट जो हैं ये हैं, और ये नॉर्वे कंट्री के थे, नॉर्वे, त्रिगवेली। त्रिगवेली ये नॉर्वे के हैं। त्रिगवेली, VELI, ठीक है। दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड।
डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड। देखो इतना टफ आता नहीं है, वो तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ सारी चीजें कि किसी भी एग्जाम में आपको ये दिक्कत नहीं होगी। कल को कोई भी टफ से टफ एग्जाम आ जाए, कहीं भी यूएन आएगा तो आपको ये बन जाएगा। डैग हैमरशोल्ड, ये जो है आपका स्वीडन के हैं, 1953 से 1961 तक रहे, 1953 से 61 तक रहे, स्वीडन के हैं, स्वीडन। एंड थर्ड कंट्री वाज यूथांट, यूथांट 1961 से 1971 तक रहे। ये जो है बर्मा या म्यांमार के हैं, बर्मा या म्यांमार भी लिख सकते हैं आप इसे, बाद में इन्होंने नाम चेंज किया था म्यांमार। ये 1961 से 71 तक थे, ठीक है, बर्मा या म्यांमार के यूथांट। फिर हम बात करें अगले की, तो नेक्स्ट वन इज 1972 से 81 तक थे कुर्त बालदेव, कुर्त बालदेव। कुर्त बालतेन, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के हैं, 1972 से 1981, 1972 से 81, और ये ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया। फिर हम बात करें जेवियर पेरेज दे क्योलार, जेवियर पेरेज दे क्योलार, जेवियर पेरेज दे क्योलार। ये जो है ये पेरू के हैं, पेरू, इंग्लिश में हो जाएगा आपका जेवियर पेरेज, जेवियर पेरेज, जेड आएगा, पेरेज दे क्योलार, ठीक है। पेरू के हैं ये, पेरू कंट्री के, 1982 से 1991। फिर उसके बाद अगले हैं बुत्रस घाली, बुत्रस घाली के बारे में आता है, BOUTROS, बुत्रस घाली। बुत्रस घाली जो है इजिप्ट के हैं। ये किस देश में आता है, इजिप्ट? देश बोला मैंने, अफ्रीका देश है कोई? नहीं है कोई देश, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। ये जो है इजिप्ट, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, बर्मा, ऑस्ट्रिया, पेरू, इजिप्ट, 1992 से 1996, क्योंकि ये संस्था ही पावरफुल नहीं है ना। फिर अगले हैं कोफी अन्नान, कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक। कोफी, COFI, कोफी अन्नान। क्या नारा दिया था? कोफी अन्नान जो है ये किस देश के हैं? ये घाना के हैं, और 1997 से 2006, ठीक है। क्या कहा था उसने? हम्म, ये अपन को पहले ही लिखना था, एजेंडा फॉर पीस जो है ये
इसने कहा था। मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया क्योंकि अपने काम नहीं आया। घाना देश है। घाना, ये है घाना। ये है घाना। नाइजीरिया के बगल में है बेनिन, बेनिन के बगल में टोगो, टोगो के बगल में घाना, उसके बगल में है कोटेडी आइवरी। ये घाना वाले जो रीजन है यहाँ पे चॉकलेट होती है, चॉकलेट, कोको बीन्स, इसी से क्या बनती है चॉकलेट की। यहाँ पर वो बनाते हैं पूरा बढ़िया सा तालाब टाइप का और उसमें चॉकलेट बनती है ना। वो लोग चॉकलेट नहीं खाते। आपने देखा होगा जो जिसके घर में होता है वो नहीं खाते क्योंकि बहुत बुरी तरीके से बनती है ना, तो वो नहीं खाते, ठीक है नहीं। जो टोस्ट बनाता है वो कभी टोस्ट खाता है क्या? वो नहीं खाता क्योंकि उसको पता है कितनी गंदे से बना रहा हूँ। पैरों से आटा खून नहीं, टोस्ट वो लोग खाते ही नहीं, वो दूसरी चीज खाते हैं। पता क्या देखा है मैंने, जहांगीराबाद में खुद ही बनाते थे, पैरों से आटा गूंथते थे सामने और बढ़िया से ये टोस्ट की भट्टी में सेक के आए आए करारी टोस्ट आ गई बाहर, और पन्नी में एकदम बाहर बिक रही है, लोग आए चाय में डाल के चटा। क्या भैया एक नंबर टोस्ट दिए यार, मजा ही आ गया, आज तो एकदम करारी टोस्ट। हाथ ज्यादा पसीना निकला था ना इसलिए, है कि नहीं। फुल्की में पैर से नहीं भिगाते यार, फुल्की का हाथ से ही भिगाते हैं। ऐसा भी नहीं है, अब हर चीज गिने बन से नहीं बनाते लोग, कुछ कुछ लोग बनाते हैं तो बात अलग। वीडियोस के कारण और लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखते हैं कि जैसे कोई आप रखना पड़ता है लोगों के, अगर देखो आपको जो पसंद है लोगों को रखना पड़ेगा। आप अगर उनको वो ही नहीं दोगे, प्रेफर ही नहीं करोगे, तो उनको फिर मजबूरी में साफ सफाई रखनी पड़ती है। तो कोफी अन्नान कहाँ के, घाना के। इनके बाद है बान की मून, 2007 से 16 तक है बान की मून। बान की मून, बान की मून कहाँ के? ये साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया। ये रहे 2006 से 2006 या 2007 से 16 तक। 2000 नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद वहां तो चलता ही रहता है। एंटोनियो गुतेरस, लास्ट है एंटोनियो गुतरस। ये कहाँ के एंटोनियो गुतरस? एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये हैं आपके पुर्तगाल के, 2017 से लेके वर्तमान तक। फ्रॉम 2017 टू प्रेजेंट, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, 2017 से टिल नाउ। क्लियर? तो इतने याद